नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं और किशोरावस्था की विशेषताएं क्या क्या हैं और कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को किस किस प्रकार से परिभाषित किया है। और चलिएगा, किशोरावस्था को पढ़ने से पहले हम किशोरावस्था के अर्थ को पढ़ते हैं। जी, किशोरावस्था जो हिंदी का शब्द है उसको अंग्रेजी में एडोलेसेंस कहा जाता है, अर्थात इसका अंग्रेजी मीनिंग होगा एडोलेसेंस। और ये एडोलेसेंस शेयर शब्द से बना है, जो है लैटिन भाषा का शब्द है। और इस लैटिन भाषा के शब्द एडोलेशियर का अर्थ होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, अर्थात परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो वह काल जो बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर गमन करता है, उस काल को किशोरावस्था कहा जाता है। इसे जीवन का संधि काल भी कहते हैं। इसे जीवन का संधि काल भी कहा जाता है। कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या बातें की हैं इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं, और इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं वो भी हम पढ़ते हैं। जी, इस अवस्था में सर्वाधिक नवीन परिवर्तन होते रहते हैं, और सर्वाधिक परिवर्तनों की जो अवस्था होती है वो होती है किशोरावस्था। और इस किशोरावस्था में कोलबुर्स ने कहा किशोरावस्था को नया जीवन कहा है, अर्थात शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बाद में जब बालक अपने किशोरावस्था में आता है, 12 वर्ष की आयु में जब आता है, तो उसे एक नए जीवन की अनुभूति होती है और इसमें नए नए परिवर्तन उसको देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे नया जीवन कहा है। और इसने इसे बसंत काल भी कहा है, जीवन का बसंत काल कहलाता है। तो याद रखिएगा, कोलबुर्स ने इस अवस्था को जीवन का नया काल कहा है, और इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। जिस प्रकार से वसंत ऋतु में पेड़ पौधों में परिवर्तन आते हैं, वैसे ही जीवन में इस काल में परिवर्तन होते हैं। तो व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक परिवर्तन आने के कारण इसको बसंत काल कहा जाता है। क्रो एंड क्रो जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने कहा है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार के किशोर वर्तमान में होते हैं उनसे हम पता लगा सकते हैं कि भविष्य में किस प्रकार की प्रस्तुति आने वाली है। अर्थात जो किशोर इस समय टैलेंट, नवाचार और समाज उत्पादन कार्यों में लगे रहते हैं, तो हम उनसे पता कर सकते हैं, उनके भविष्य के बारे में निर्धारण कर सकते हैं कि समाज में भविष्य में इस किशोर का क्या योगदान हो सकता है। अगला है जर्शिल्ड मनोवैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने कहा है कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, अर्थात परिपक्वता की ओर बढ़ता है। अतः इसे जीवन का संक्रमण काल भी कहा जाता है, अर्थात बाल्यावस्था से किशोर प्रौढ़ अवस्था की ओर गमन करता है, और इसको हम कह सकते हैं कि परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। अतः इसे संक्रमण काल भी कहा जाता है, और इसे वय संधि काल भी कहा जाता है, अर्थात ये बाल्यावस्था और किशोरावस्था के मध्य संधि स्थापित करने वाली अवस्था होती है। इसलिए किशोरावस्था को संधि अवस्था या संधि का काल भी कहते हैं, संक्रमण काल भी कहते हैं, बसंत काल भी कह सकते हैं। जी, अगले मनोवैज्ञानिक अपने स्टैनले हॉल, जो पिछली बार इनके बारे में पूछा गया था कि किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को दबाव, तूफान, झंझावात और विरोध की अवस्था कहा है। तो स्टैनले हॉल जिनकी एक पुस्तक है एडोलेसेंस, और एडोलेसेंस पुस्तक में इन्होंने किशोरों के जो परिवर्तन हैं, उन परिवर्तनों के आधार पर किशोर की जो स्थिति है उसके बारे में लिखा कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव, विरोध
एवं झंझावत की अवस्था होती है। अर्थात इसमें बालक बहुत कुछ अलग करना चाहता है, परिवार की, समाज की बहुत सारी इस पर बंदिशें होती हैं और ये अपने आप को उन बंदिशों में बंधा हुआ मानता है, इसलिए झंझावत, विरोध, तनाव, तूफान, बड़े संघर्ष में जीता है। तो स्टैनले हॉल ने इसे बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव, विरोध और झंझावत की अवस्था कहा है। ये प्रश्न पिछली बार पूछा जा चुका था, लेकिन यहाँ सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो है किलपैट्रिक। जी दोस्तों, किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को सामाजिक प्रतिद्वंद्विता का या प्रतिद्वंदात्मक काल कहा था, लेकिन किलपैट्रिक ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। ये इस काल सबसे कठिन इसलिए है कि हमने ये जो परिभाषाएं पढ़ी हैं, इनके विचार पढ़े हैं, उनसे हम पहचान सकते हैं, इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि इस दौर में बालकों के सामने सबसे बड़ी अलग मानसिक और शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कैरियर के चुनाव को लेकर के उनके सामने समस्याएं खड़ी हो रहती हैं। तो अर्थात ये समस्यात्मक जीवन होता है, इसलिए इसको जीवन का सबसे कठिन दौर या कठिन काल कहा है। और ये मनोवैज्ञानिक हैं, वो हैं किलपैट्रिक जी। तो अब हम पढ़ते हैं किशोरावस्था के कुछ सिद्धांत जो कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने किस प्रकार से दिए हैं। तो आइए हम अब पढ़ते हैं किशोरावस्था की विकास के कुछ सिद्धांत हैं। और कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने किशोरावस्था के विकास के 2 सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। पहला सिद्धांत है आकस्मिक विकास का सिद्धांत, यानी इसको बोलते हैं त्वरित विकास का सिद्धांत, आकस्मिक विकास का सिद्धांत या अचानक विकास का सिद्धांत भी बोल सकते हैं इसको। और इसके एकमात्र मनोवैज्ञानिक जो समर्थक हैं वो हैं स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी 1904 में, और अपनी 1904 में प्रकाशित पुस्तक एडोलेसेंस में इन्होंने ये स्पष्ट किया कि किशोरावस्था की विशेषताओं का शैशवावस्था और बाल्यावस्था से कोई संबंध नहीं है, बल्कि किशोरावस्था में होने वाले जो भी परिवर्तन है वो सारे के सारे अचानक होते हैं, अकस्मात होते हैं। अतः इसे आकस्मिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। जबकि इसके विपरीत कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि आकस्मिक नहीं होते हैं, बल्कि शैशवावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक इनका गमन आगे से आगे होता रहता है। जैसे शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति है वो किशोरावस्था में प्रबल हो जाती है। इसी प्रकार से जैसे बाल्यावस्था के कुछ लक्षण है वो किशोरावस्था में ज़्यादा सुदृढ़ हो जाते हैं, और किशोरावस्था के लक्षण हैं वो बाल्यावस्था में ही प्रकट होने लग जाते हैं। तो इनके जो समर्थक हैं उन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उन्होंने सिद्धांत लिखा है क्रमिक विकास का सिद्धांत। पहला सिद्धांत था अपना आकस्मिक विकास का सिद्धांत और दूसरा है क्रमिक विकास का सिद्धांत। अर्थात किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात न होकर के क्रमागत होते रहते हैं। और इस विकास के सिद्धांत के जो प्रतिपादक या समर्थक हैं वो हैं थॉर्नडाइक हैं, किंग हैं, हॉलिंगवर्थ हैं। इन तीनों का मानना है कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन, जो भी क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, संज्ञानात्मक जितने परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात न होकर के क्रमागत होते हैं, वो पीछे वाली अवस्थाओं से भी जुड़े हुए होते हैं। और इसी बात को स्पष्ट करते हुए किंग महोदय ने एक बात कही है, बहुत ही शानदार इसने स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार से एक ऋतु के समाप्त होने पर आगामी ऋतु के लक्षण उसमें पहले ही दिखाई देने लग जाते हैं, उसी प्रकार से किशोरावस्था के लक्षण बाल्यावस्था के अंत में प्रकट होने लग जाते हैं। अर्थात पूर्व अवस्थाओं में भी आगामी अवस्थाओं के लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं। अतः इसे क्रमिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। तो ये 2 सिद्धांत हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि किशोरावस्था के विकास के क्रमिक विकास के सिद्धांत के समर्थक कौन नहीं हैं। तो ये 3 मनोवैज्ञानिक हैं, वो इस सिद्धांत के समर्थक हैं। और स्टैनले हॉल इस विकास के सिद्धांत के समर्थक नहीं है, बल्कि वो मानते हैं कि किशोरावस्था का जो विकास है वो अकस्मात होता है। इस अवस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो अचानक से छलांग मार करके आते हैं। तो इनका ये मानना है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है इस प्रकार से कि निम्न में से कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं किशोरावस्था की विशेषताओं की ओर। क्यों
हाँ तो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं। और ये विशेषताएं जो किशोरावस्था के बारे में मनोवैज्ञानिकों ने अपनी जो कथन कहे हैं, उनके जो विचार हैं, उनमें से हमने कुछ विशेषताएं निकाली हैं। और इन विशेषताओं में सबसे पहले पढ़ते हैं शारीरिक परिवर्तन। किशोरावस्था की जो प्रथम विशेषता है वो है शारीरिक परिवर्तन। अर्थात किशोरावस्था में शारीरिक रूप से अनेक परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे बालकों में पुरुषत्व गुण और स्त्रीत्व गुण बालिकाओं में है, वो इसी अवस्था में विकसित होता है। और बालकों के दाढ़ी मूंछों का आना, इस प्रकार के जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो इसी अवस्था में होते हैं। अगला है मानसिक विकास। मानसिक विकास भी जैसे तर्क शक्ति है, मूर्त अमूर्त चिंतन की क्षमता है, तर्कणा है, कल्पना शक्ति है, ये सारे के सारे मानसिक विकास किशोरावस्था की पहचान है। इसमें बालक तर्क करना सीख जाता है, कई प्रकार का किसी न किसी प्रकार की संपत्तियों का निर्माण करके समस्याओं का समाधान करना या अन्वेषणात्मक तरीके से सीखना प्रारंभ कर देता है। बुद्धि का अधिकतम विकास। जी, मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बालक की बुद्धि का अधिकतम विकास 16 वर्ष तक होता है। बुद्धि का अधिकतम विकास 16 वर्ष तक होता है। अर्थात जिस प्रकार से किसी बालक की यदि बुद्धि लब्धि मापी जाए तो 16 वर्ष तक के बालकों का ही बुद्धि लब्धि मापी जा सकती है। अर्थात इनकी मानसिक आयु का जो मापन किया जा सकता है, मानसिक आयु ज्ञात करने का जो अधिकतम समय है वो है 16 वर्ष। 16 वर्ष के बाद में बालक की बुद्धि का या बुद्धि लब्धि का मापन न होकर के संवेगात्मक बुद्धि लब्धि का मापन हो सकता है। आईक्यू की बजाय ईक्यू का मापन किया जा सकता है, लेकिन 16 वर्ष की आयु तक हम बालक का आईक्यू माप सकते हैं। अर्थात 16 वर्ष की आयु तक बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। मानसिक स्वतंत्रता एवं परंपराओं के प्रति विद्रोह की भावना। यहाँ बालक मानसिक रूप से इतना विकसित हो जाता है कि वह तर्क वितर्क करना प्रारंभ कर देता है और जो परंपराएं चलती आ रही हैं उनका बिना किसी तथ्य के हूबहू उनको एक्सेप्ट नहीं करता, उनको स्वीकार नहीं करता है और उनका विरोध करना प्रारंभ कर देता है। जो मान्यताएं, जो रीति रिवाज या जो रूढ़िगत परंपराएं हैं और वो सामाजिक भावना से भिन्न हैं या समाज कल्याण से संबंधित नहीं हैं या फिर किसी न किसी प्रकार की उनमें कुरीतियां हैं, तो बालक उनका विद्रोह करना प्रारंभ कर देते हैं। रुचियों में परिवर्तन। जी, जैसे शैशवावस्था की रुचियां खिलौनों के प्रति थी, बाल्यावस्था की रुचियां भ्रमण और साहसिक कार्यों में या खेलों में अत्यधिक होती थी, इसी प्रकार से बालक में यहाँ रुचियों में परिवर्तन आ जाता है और लिंग विशेष के आधार पर बालिकाओं की रुचियां अलग हो जाती हैं और बालकों की रुचियां अलग हो जाती हैं और बालक अपने कैरियर की चिंता को लेकर के अपनी रुचियों का निर्धारण करते हैं। काम भावना का विकास, ये हमने शेष अवस्था में पढ़ा था कि इसमें प्रारंभिक शेष अवस्था में या शेष अवस्था में काम प्रवृत्ति प्रबल होती है, लेकिन यहाँ काम प्रवृत्ति पूर्णतः विकसित हो जाती है और यहाँ काम प्रवृत्ति के 3 स्वरूप बालकों में पाए जाते हैं। पहला स्वरूप है कि बालक आत्म प्रेम करते हैं। अर्थात जैसे ही बाल्यावस्था से किशोरावस्था में बालक और बालिकाएं प्रवेश करते हैं तो वो अपने आप से अत्यधिक प्रेम करते हैं। अर्थात संवरना, सजना और सौंदर्यात्मक रहना, इस प्रकार की परंपराएं या इस प्रकार के कार्य वो करते रहते हैं पूर्णतया अपने आप में। और इस प्रवृत्ति को फ्राइड ने नार्सिज्म कहा है। नार्सिज्म का है यानी स्वयं से प्रेम करना, अपने आप से प्रेम करना। इसके बाद में जो दूसरी प्रवृत्ति होती है या दूसरा स्वरूप है काम प्रवृत्ति का, वो होता है समलिंगीय प्रेम। अर्थात इस अवस्था में बालक अपने लिंग विशेष के बालकों से, जैसे बालक
बालकों के समूह में रहना पसंद करते हैं, बालिकाएं बालिकाओं से प्रेम करना पसंद करती हैं। तो दूसरा जो प्रेम काम प्रवृत्ति का जो स्वरूप होता है वो समलिंगीय प्रेम होता है, और इसका जो अंतिम स्वरूप होता है वो होता है विषमलिंगीय प्रेम या विषम लिंग के प्रति आकर्षण। जी, आत्म प्रेम, समलिंगीय प्रेम और विषम लिंग के प्रति आकर्षण, यह काम प्रवृत्ति का जो काम भावना का जो विकास होता है वो इस प्रकार से स्टेप बाई स्टेप होता है। और ये शेष किशोरावस्था के प्रारंभ में होता है, ये मध्य किशोरावस्था में होता है, और ये उत्तर किशोरावस्था की पहचान होती है। फिर कल्पना शक्ति की बाहुल्यता। जी, वहाँ जैसे शेषावस्था में बालक काल्पनिक जगत में रहता है, लेकिन यहाँ बालक है वो कल्पना शक्ति इतनी हो जाती है उसमें कि वह दिन में यानी दिवास्वप्न ग्रसित रहता है, दिन में भी सपने देखता रहता है कि मेरा ये होगा, मैं ये सिलेक्शन मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। अर्थात सारे दिन भर सपनों में ही बालक खोया रहता है। अर्थात यहाँ कल्पना शक्ति, जिसको हम डे ड्रीम कहते हैं, दिवास्वप्न की अवस्था में रहता है। यानी बच्चा यहाँ यूँ कह सकते हैं कि कांच के महल या सपनों के महल बनाता रहता है। अपराध प्रवृत्ति का विकास। जी, वेलेंटाइन जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, वेलेंटाइन ने कहा है कि किशोरावस्था विकास, जो किशोरावस्था है वो अपराध प्रवृत्ति की नाजुक अवस्था होती है, और इस अवस्था में बालक सर्वाधिक अपराधी प्रवृत्ति में संलग्न हो जाते हैं, और वो अपने भावी जीवन की नींव यहाँ या तो बना लेते हैं या बिगाड़ लेते हैं। अर्थात वेलेंटाइन ने इस किशोरावस्था को अपराध प्रवृत्ति का सर्वाधिक नाजुक समय कहा है। समूह प्रवृत्ति का विकास। जी, यहाँ बालक किसी न किसी एक समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है और अपने समूह के प्रति घनिष्ठ व्यवहार रखता है, घनिष्ठता रखता है, और वो उस समूह का इतना घनिष्ठ सदस्य हो जाता है कि परिवार वालों की भी बात है वो अपने समूह के विरोध में नहीं सुनना चाहता है। अर्थात अपने समूह का वो सक्रिय सदस्य बन जाता है। अगला है व्यवसायिक चुनाव की चिंता। किशोरावस्था की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है वो है भावी जीवन के कैरियर को लेकर के चिंतित रहना। यहाँ बालक सर्वाधिक अपने कैरियर को लेकर के चिंतित रहते हैं। जैसे कक्षा 10 पास करने के बाद में बालक के सामने पहले समस्या आती है, मैं कौन से विषय का चयन करूं, कौन से विषय में क्या क्या व्यवसाय हैं या किस क्षेत्र में मुझे सफलता मिल सकती है। और इस समस्या के समाधान के लिए ही वर्तमान राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना संचालित की है, और कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों के लिए एक पोर्टल डेवलप किया है जिसका नाम है राजीव गांधी कैरियर पोर्टल। और राजीव गांधी कैरियर पोर्टल पर कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों की जानकारी डालने के पश्चात उनको कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से कैरियर उपलब्ध हो सकते हैं, कहाँ कहाँ वो एडमिशन ले सकते हैं, इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी वो राजीव गांधी कैरियर पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जा रही है। हाँ दोस्तों, अगली विशेषता आती है किशोरावस्था की टीन एज। अर्थात 12 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष की जो आयु है वो किशोरावस्था की आयु है। इस आयु वर्ग के जो बालक होते हैं वो किशोरावस्था के अंतर्गत आते हैं। और 12 के बाद में जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इस प्रकार से इसको टीन एज कहते हैं। और अपने एक राजस्थान में शब्द चलता है वो ही इसी से निकला हुआ है, जैसे टीन से टिंगर बन गया। और ये जो टिंगर शब्द है वो किशोरावस्था के लिए उपयोग में लाया जाता है अपने यहाँ, तो इसे टीन एज भी कहा जाता है। ये इसकी अगली विशेषता। इसके बाद में एक विशेषता आती है
व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था। बाल्यावस्था में मित्रों की संख्या बहुत होती है और निरुद्देश्य मित्रता स्थापित हो जाती है। एक बहुत बड़े समूह के जितने भी मेंबर होते हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के मित्र हो जाते हैं और बिना किसी उद्देश्य के वहाँ मित्रता हो जाती है। लेकिन किशोरावस्था में एक व्यक्ति विशेष से, एक बालक की एक बालक से ही घनिष्ठ मित्रता होगी और व्यक्तिगत मित्रता होगी, वो मित्रता अत्यधिक घनिष्ठ होगी। वह अपनी हर एक बात उस अपने घनिष्ठ मित्र से शेयर करेगा। तो यहाँ किशोरावस्था की जो मित्रता की विशेषता होती है वो व्यक्तिगत होती है और व्यक्तिगत होने के साथ साथ में घनिष्ठ भी होती है। दूसरी अगली विशेषता आती है इसकी एज ऑफ ब्यूटी। इसे सौंदर्य की आयु कहा जाता है, अर्थात इस अवस्था में बालक और बालिकाएं अपने आप को अत्यधिक संवारने में लगे रहते हैं, अर्थात शारीरिक सौंदर्य में, कपड़ों में सर्वाधिक ध्यान देते हैं, इसलिए इसे सौंदर्य की अवस्था भी कहा जाता है। अगली विशेषता है तार्किक एवं अमूर्त चिंतन की अवस्था। बाल्यावस्था, शेषावस्था, उसमें चिंतन प्रारंभ हो जाता था, लेकिन शेषावस्था का चिंतन होता है वो अतार्किक होता है। बाल्यावस्था का जो चिंतन होता है वो मूर्त चिंतन होता है। और जीन पियाजे ने जो अपनी संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था बताई है, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के मध्य होती है, वहाँ देखा जाए तो बालक का संज्ञानात्मक विकास है वो अमूर्त रूप में होता है और तार्किक चिंतन में होता है। अतः इसे तार्किक एवं अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। और इसके बारे में विस्तार से हम अभी अगली क्लास आने वाली है अपनी जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास की कक्षा, उसमें हम विस्तार से इसको पढ़ेंगे। और कुछ छोटी छोटी विशेषताएं और होती हैं किशोरावस्था में, वैसे वीर पूजा। बालक यहाँ हीरो को, खलनायक को या कुछ जो बड़े रोल होते हैं उनको अपना आदर्श मान लेता है। वीर पूजा की भावना बालक में आ जाती है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि आर्मी में जो भर्तियां होती हैं वो 17 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष के मध्य ही हो जाती है, क्योंकि इस आयु के मध्य में बालक हैं वो वीर पूजा के या वीर पूजक होते हैं, वीरों की पूजा करने वाले होते हैं, अपने आप को बहुत साहसी मानते हैं। यहाँ कुछ बालकों में धार्मिक भावना विकसित हो जाती है, कुछ बालकों में समाज सेवा की भावना विकसित हो जाती है। सर्वाधिक जो समूह बनते हैं, यहाँ नेहरू युवा केंद्र है या कई प्रकार के स्वामी विवेकानंद समूह हैं या ग्रामीण विकास समूह हैं, कई प्रकार के जो संगठन बन जाते हैं समाज सेवा के, वो इस आयु वर्ग के बालक की ही ज़्यादा सक्रिय होते हैं। उसमें नेतृत्व की क्षमता अर्थात लीडरशिप का गुण भी इस किशोरावस्था में बालक में विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये किशोरावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। और अब हम चलते हैं किशोरावस्था की शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो आइए दोस्तों अब पढ़ते हैं हम किशोरावस्था की शिक्षा का स्वरूप, यानी किशोरावस्था में किशोरों के लिए किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए और शिक्षक की उसमें क्या एक भूमिका हो सकती है। नंबर 1 पर हम लेते हैं शारीरिक विकास के लिए शिक्षा। जी हाँ, किशोरावस्था शारीरिक रूप से एक तीव्र विकास की अवस्था होती है और यह प्रत्येक शिक्षक को ध्यान होना चाहिए कि बालक और बालिकाओं में शारीरिक विकास भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होता है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का शारीरिक विकास 2 वर्ष पूर्व ही विकसित हो जाता है। अतः यहाँ हमें उनके शारीरिक विकास को बढ़ावा देने वाली शिक्षा देनी चाहिए, जैसे खेल कूद है या कोई अन्य गतिविधियां हैं जिनके माध्यम से शारीरिक विकास हो सके। अर्थात शिक्षा के साथ साथ में शारीरिक विकास के भी अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए। आपको पता हो तो वर्तमान राज्य सरकार ने ये एक प्रावधान चलाया है कि खेलो इंडिया, खेलो राजस्थान, इस प्रकार के कई कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं जिनके तहत प्रत्येक विद्यालय में खेल गतिविधियों का आयोजन करवाया जाना अति आवश्यक है। तो शारीरिक विकास के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर अगली बात आती है मानसिक विकास के लिए शिक्षा। यहाँ बालकों को उनके मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। जो बालक जैसे विज्ञान विषय में
टैलेंट है तो उसे विज्ञान विषय की शिक्षा में आगे लाना चाहिए। कोई गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, भूगोल, सामाजिक इत्यादि जो विषय, जिस विषय में बालक टैलेंट है या होशियार है तो उसे उसी के मानसिक स्तर के आधार पर मानसिक विकास को विकसित करने वाली शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यहाँ हम बालकों को समस्या समाधान मेथड से भी पढ़ा सकते हैं या बालकों को अन्वेषण पद्धति के माध्यम से भी हम शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास के लिए शिक्षा। जी, यहाँ संवेगात्मक रूप से परिवर्तनशील अवस्था होती है। जिस प्रकार से पूर्व बाल्यावस्था में संवेग हैं वो अत्यधिक परिवर्तनशील होते हैं और बाल्यावस्था में संवेगों की स्थिति वो स्थिर होती है, और इस अवस्था में भी बालकों में जो संवेग होते हैं वो अत्यधिक परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था में भी। अतः संवेगों के विकास के लिए भी हमें उनको संवेगात्मक रूप से विकसित करने के लिए शिक्षा देनी चाहिए। साथ ही उनमें समाज सेवा की भावना विकसित हो, उसके लिए भी पाठ्यक्रम में सामाजिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। अगली बात आती है व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि अर्थात बालकों को एक समान शिक्षा न दे करके यहाँ जो शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए वो होना चाहिए समतामूलक शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। समतामूलक शिक्षा का तात्पर्य क्या होता है वो हम समझते हैं। समतामूलक शिक्षा, समतामूलक शिक्षा का तात्पर्य ये हुआ कि जो बालक जिस स्तर का है उसे उसी आधार पर शिक्षा देनी चाहिए। अर्थात हम किसी कक्षा जैसे कक्षा 9th में पढ़ा रहे होते हैं और वहाँ हम गणित विषय पढ़ा रहे हैं तो हम 4-5 बालकों को देखकर समझ लेते हैं कि सब बालकों को गणित समझ में आ गई होगी। नहीं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर अर्थात प्रत्येक बालक की मानसिक योग्यताओं के आधार पर, योग्यताओं या मानसिक शक्ति के आधार पर हमें उसे शिक्षा देनी है, न कि सभी बालकों को एक समान शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला आता है व्यावसायिक शिक्षा या कौशल आधारित शिक्षा। जी, व्यावसायिक शिक्षा ये अपना प्राचीन काल में भी चल रहा था, मध्यकाल में भी, और ये गांधी जी ने भी इस पर अच्छी बात की है। लेकिन वर्तमान में हमारी सरकार भी इस पर काम कर रही है, और जैसे IIT है, ITI है या पॉलिटेक्निक है, इसी के साथ में कक्षा 9 से ही व्यावसायिक शिक्षा या कौशल आधारित शिक्षा का स्वरूप विकसित किया जा चुका है। और यहाँ बालकों को अलग अलग कई प्रकार के कौशल हैं वो सीखने को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जैसे क्लिक योजना जो कंप्यूटर कौशल को विकसित करती है, इसी प्रकार से बहुत सारे जैसे बालिकाओं को ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया जा रहा है, और प्रकार के कई कोर्स होते हैं यहाँ। तो कौशल आधारित शिक्षा हमें इस अवस्था में बालकों को देनी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात आती है कि इस अवस्था में जो शिक्षा का स्वरूप है वो यौन शिक्षा की अति आवश्यक होती है, यौन शिक्षा की आवश्यकता होती है। अतः बालकों को यहाँ जैसे अपने सिलेबस में चलती है जीवन कौशल, अर्थात यौन शिक्षा आधारित शिक्षा भी हमें बालकों को देनी चाहिए। यहाँ बालकों में यौन संबंधी जो परिवर्तन होते रहते हैं उनके बारे में उनसे खुलकर चर्चा करनी चाहिए, ताकि वह किसी आपराधिक प्रवृत्ति में न चले जाएं या शारीरिक रूप से किसी प्रकार का उनको कोई नुकसान न हो जाए। अतः हमें बालकों को जो होने वाले परिवर्तन हैं उनके आधार पर हमें शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार से शिक्षा का स्वरूप, किशोरावस्था की शिक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार से हो सकता है। धन्यवाद।